नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं विनोद शर्मा। न्यूज़ संभाग ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। जिन लोगों ने अपने दम पर कुछ मुकाम हासिल किया है, आर्थिक स्थिति का रोना नहीं लिया, संघर्ष किया और संघर्ष से शून्य से लेकर सफलता प्राप्त की है, शिखर नहीं बोलूँगा, सफलता प्राप्त की है। इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं करौली के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एनजीओ चलाते हैं सत्येंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र जी का बारे में आपको जानकारी देता हूँ। 6 फरवरी 1955 को इनका जन्मदिवस हुआ। उस समय इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। इनकी क्या समस्त देश की उस समय आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, क्योंकि देश कुछ आज़ादी हुआ था। आज इनके पास 70 से लगभग कर्मचारी हैं जिनको ये रोज़गार देते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बच्चों का एक स्कूल भी है। क्या शून्य से लेकर और शिखर सफलता है, इनके मुख से मैं जानूँगा। इनकी शादी करौली की ही कमला जी से हुई थी। कमला जी भी चीन होकर आई हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया है। सत्येंद्र जी, पहले आप अपने बारे में एक बार जानकारी दें कि ये शून्य से लेकर और सफलता तक आप पहुँचे, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? देखिए साहब, जीवन संघर्ष का नाम है। जन्म से ही संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो निश्चित रूप से प्रारंभिक जीवन संघर्षपूर्ण निकला जी। उस समय रोटी की भी एक बड़ी समस्या थी। रोटी पैदा करना भी अपने आप में एक संघर्ष था। तो इसलिए ये तो कोई प्रश्न ही नहीं था कि क्या है और क्या और प्राप्त करना है। प्रश्न ये था कि धीरे धीरे करके जो कुछ हमारे पास है, यही हमारी माँ ने भी सिखाया था कि जो है ईश्वर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद दो और आगे बढ़ने के लिए यत्न करो। देखिए, 11वीं क्लास से आप रोजगार के संसाधन आपने जुटाने शुरू कर दिए। हाँ, क्या आपने क्या शुरू किया था? इसलिए कर दिए कि हमें स्कूल की पढ़ाई के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी घर में इतने साधन नहीं थे कि हम अब पढ़ सके। तो इसलिए हमें साधन जुटाने पड़े। तो प्रिंटिंग प्रेस में भी काम किया, अखबारों में भी काम किया, दुकानों पे भी काम किया, कुछ स्लेट फैक्ट्रियों में भी काम किया। प्रेम कोठिया स्कूल में भी आप? हाँ, प्रेम कोठिया स्कूल में मैंने अपनी शुरुआत 1975 में की थी। उस साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और उसी साल मेरी शादी हो गई थी। जी। तो जहाँ स्वयं की रोटी के लिए संघर्ष हो, वहाँ घर में एक मेहमान और बढ़ जाए, है ना। तो कहावत है ना कि होते में 2 नौते आए और टोटे में 2 पावने। जी। तो वो चरितार्थ हो गई। जी। तो खुद के साथ अब पत्नी का भी पेट भरना बहुत जरूरी था, इसलिए आगे की पढ़ाई को विराम दिया। और हम उस समय, क्योंकि सामाजिक जीवन तो मेरी शुरुआत से था। फिर स्लेट में आप काम करने गए, देखा जाए मजदूर के तौर पे आप गए थे? मजदूर के तौर पे तो नहीं गया, मैं सेल्स के हिसाब से ही गया था, एज ए सेल्समैन के नाते। और मैंने उस सिलेट फैक्ट्री के साथ मिल करके देश के एक बहुत बड़े हिस्से को देखा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, जब उस समय करौली से निकलना नहीं होता था। सिलेट में आप गए थे तो किसके घर में आप ट्यूशन पढ़ाते थे? किसने आपको सजेस्ट किया वहाँ चला जाए, क्या था? उस समय सुअलाल जी की प्रकाश बीड़ी फैक्ट्री थी और उनका हिंडौन में कारखाना भी था। जी। तो उनके पोते पोती जो है वो उस समय प्रेम कोठिया चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ते थे। तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो अतिरिक्त आय के लिए उनके घर पे मैं ट्यूशन देने जाता था। तो शायद मेरे व्यवहार से प्रभावित हुए या क्या हुआ, तो उन्होंने एक अच्छा ऑफर मुझे करीब 300 रुपये का दिया कि आपको हम 300 रुपये महीने देंगे। उस समय प्रेम कोठिया से मुझे 100 और कुछ रुपये मिलते थे, तो लगभग दुगनी कमाई मेरी हो रही थी। तो मैं उस वजह से उनके साथ में जुड़ा और मैंने उनकी स्लेट की मार्केटिंग करना प्रारंभ किया। लेकिन उसी दौरान मैं सरकारी नौकरियों के लिए भी
प्रयासरत रहता था जी। परीक्षाएं देता था। तो मेरा करीब करीब 1 साल के करीब उनके साथ जुड़ाव रहा और 1 साल में ही मैंने पंचायत सेक्रेटरी वाली जॉब प्राप्त कर ली और सपोटरा पंचायत समिति में एज ए सेक्रेटरी मैंने अपने काम की सरकारी नौकरी। अच्छा, ऐसा ये बात भी आई कि ऐसे कौन से कारण है कि आपने 1 साल में इस्तीफा दे दिया? पंचायत देखिए साहब, प्रारंभ से मेरे विद्यार्थी जीवन में भी मैं वॉलंटियर के रूप में अवार्डेड रहा। जैसे मैं मिडिल स्कूल में भी पढ़ता था तो खेलकूद में मेरी इतनी रुचि नहीं थी जितनी मेरी सेवा में रुचि थी। तो मुझे खेलकूद की टीम के साथ में इसलिए ले जाया जाता था कि मैं वहाँ उनके खाने पीने में, उनकी दूसरी व्यवस्थाओं में मदद कर सकूं। जैसे क्रिकेट टीम में भी जिले की करौली कॉलेज की जब क्रिकेट टीम थी तो मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था, लेकिन मैं क्रिकेट की टीम में कई बार गया इसलिए कि मैं दूसरी व्यवस्थाओं को संभाल सकूं, दूसरी व्यवस्था में खिलाड़ियों की मदद कर सकूं। कॉलेज में भी राष्ट्रीय सेवा योजना में इस्तीफा क्यों दे दिया नौकरी से 1 साल के बाद? इसलिए मैंने इस्तीफा दिया सरकारी नौकरी में कि वहां अपनी कुछ सीमाएं थी जी। यानी एक जो स्वतंत्रता चाहिए थी काम करने की, जो मेरी बचपन से ललक थी जी। वो मुझे प्राप्त नहीं हो रही थी जी। निश्चित रूप से मेरे विकास अधिकारी बहुत अच्छे आदमी थे उस समय, परसोत्तम लाल जी ठाग उनका नाम था, और उन्होंने मुझे मेरे इस्तीफे को मंजूर भी नहीं किया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 1 महीने की छुट्टी जाकर के नए काम को देख लो, तुम्हें अच्छा लगे तो रुकना, नहीं तो वापस आकर ज्वाइन कर लेना। फिर सपोटरा से आपका एक नया सफर शुरू हुआ इस्तीफा देने के बाद? हाँ, इस्तीफा देने के बाद नया सफर शुरू हुआ, क्योंकि छात्र जीवन से भी मैं वामपंथी राजनीति में सक्रिय था जी। और एक तरह से जो मेरा छात्र जीवन में सोच बना था उस सोच को कार्यान्वित करने के लिए मानिए मैंने बांसवाड़ा का जो आदिवासी एरिया है ना वो चुना और मैं आदिवासियों के साथ काम करने के लिए बांसवाड़ा जिले में चला गया। मैंने बहुत ही एक दूरस्थ गांव था उस समय, ये 1977-78 की बात है, तो पीपलकोट से 17 किलोमीटर मैं पैदल चल करके उस घंटाली गांव में जाता था। साल में मुश्किल से 2-3 महीने 4 महीने बस चलती थी, बाकी 8-10 आपकी पत्नी उससे आपके साथ में थी उस समय? नहीं, घंटाली में मैं अकेला ही था। अकेले में? मैं अकेला ही था। आपने परिवार करौली छोड़ा या साथ में ले गए? नहीं, मेरी पत्नी को तो मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं माँ बाप को वजन बना सकूं उनको, क्योंकि मेरे माँ बाप के लिए खुद का पेट भरना बहुत भारी था। मेरे साथ एक छोटी बहन थी और मेरे माँ बाप थे। मेरे फादर को उस समय मुश्किल 90 या 100 रुपये पेंशन मिलती थी, तो वो व्यावहारिक नहीं था कि मैं उनके पास छोड़ूं, तो मैं अपनी पत्नी को साथ ले गया। लेकिन उस समय उन्होंने तिलोनिया में नर्सिंग का काम सीखा। 90 रुपये मिलते थे? हाँ, उनको 90 रुपये मिलते थे और मुझे उस समय तिलोनिया से 300 रुपये मिलते थे, जबकि उस समय हम लोग करीब 760-765 रुपये मुझे पंचायत समिति से वेतन मिलता था। तो 760-765 रुपये की नौकरी छोड़ करके हम दोनों पति पत्नी 390 रुपये प्रति माह की सेवा पर समाज सेवा के लिए चले गए यहाँ से। उस समय करौली में क्या है, समाज सेवा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, समाज सेवा भी कोई कार्य होता है। तो इसलिए जब हम लोग वहां से वापस आते, हमसे लोग पूछते, हमारे नातेदार रिश्तेदार, तो हम ये कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो उसमें 4 सवाल और होते कि क्या कर रहे हो, क्या आंगनवाड़ी चलाते हो, क्या ये करते हो, क्या वो करते हो, क्योंकि समाज सेवा का कॉन्सेप्ट था नहीं जी, है ना। और ये चीज तो मुझे पूरे जीवन में प्रभावित किया है कि समाज सेवा का मतलब हमारे यहाँ खास करके सनातनियों में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म की सेवा ही माना जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ी ये चोट हुई कि मेरे मामा जी झाबुआ जिले में अध्यापक थे और एक बार मुझे झाबुआ में किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में चर्च में जाना पड़ा था, तो मैं चर्च में ही रुका था और चर्च में ही मैंने ट्रेनिंग दी थी, एज ए रिसोर्स पर्सन वहाँ गया था। तो चर्च की एक नन जो उनके गांव में काम करती थी, वो मुझे पहली बार उनके से मिलाने के लिए और उसके साथ में उनके गांव में गया। तो उसके बाद उनके मन में ये भावना बन गई कि मैं तो ईसाई में सक्रिय हो गया हूं।
यानी ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला हो गया हूँ। और मेरा सौभाग्य रहा कि उस धारणा को उनके मरने से कुछ दिन पहले मैं उनको बदलने में सफल रहा। बदलने में सफल? हाँ, बदलने में सफल रहा। वो क्यों उसी भ्रम में जीते रहे, वो पूरे जीवन उस भ्रम में जीते रहे। उनका जो पोता था उसने, जब मैं और कमला जी गए उनके यहाँ, जब उनके वृद्धावस्था आ गई थी तो एक बार उनके गांव में हम मिलने गए, तो उस पोते ने सहजता से पूछा कि क्या आप ईसाई हैं क्या? तब मैंने बताया कि नहीं, ईसाई होने की, सेवा के लिए ईसाई होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवा करने के लिए तो हर इंसान सेवा कर सकता है, उसके लिए ईसाई होने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू रहकर भी आदमी सेवा कर सकते हैं लोगों की, और गरीबों की सेवा करना एक तरह से इंसानियत को बढ़ाना। जैसे आपने तिलोनिया में काम किया, अनुभव सुनाया, उसके बाद नागौर कब पहुंचे आप? तिलोनिया से मैंने करीब 10 साल काम किया था। शुरू के 7 वर्ष में तिलोनिया में एक नए फील्ड सेंटर में को डेवलप करने, और उसमें मेरी पत्नी दोनों हम चले गए थे। तो 1985 में मैं वापस तिलोनिया में आया था, और मैंने वहाँ पर विकास समन्वयक के पद पर कार्य करना प्रारंभ किया था। और मेरी पत्नी को, कमला जी को, वहाँ का जो कोटली फील्ड सेंटर था उसका इंचार्ज बना दिया गया था। तो 85 से 88 तक करीब 3 साल मैंने तिलोनिया में काम किया, है ना। और उस समय मैंने जितना हो सका तिलोनिया, यानी विकास समन्वय, उस समय 2 पोस्ट हुआ करती थी। एक प्रशासन का काम देखने वाला, डायरेक्टर के बाद 2 पोस्ट थी, एक प्रशासन का काम देखने वाला आदमी और एक डेवलपमेंट का काम देखने वाले। तो मेरा काम था विकास संबंधी योजनाओं को लेकर के तिलोनिया के सोच को डेवलप करना, जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनको सही ढंग से कार्यान्वयन करना, इस तरह का मेरा काम था। तो 88 में मैंने तिलोनिया छोड़ दिया था। 88 में छोड़ दिया? हाँ, 88 में मैंने तिलोनिया 5 मार्च 1988। हाँ, 5 मार्च। फिर एकट की स्थापना आपने करी? हाँ, एकट की स्थापना तो तिलोनिया छोड़ने से कुछ दिन पहले ही कर ली थी। उसके पीछे क्या 18 फरवरी को। एकट की क्या मकसद क्या था? एकट शब्द है यूनिटी, एकता, लेकिन एकट की जो स्थापना है वो तिलोनिया की प्रक्रिया के तहत हुई थी। तिलोनिया ने एक नीति बनाई थी कि उसके जितने भी जो बड़े सेंटर हैं वो अपने आप को अलग से रजिस्टर्ड करें। तो कोटड़ी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की थी, मैंने और कमला जी ने की थी, वो काफ़ी बड़ा हो गया था। उसके बाद बजट बड़ा था, उसके प्रोग्राम बड़े थे, लिहाजा कोटड़ी को में तिलोनिया का जो सेंटर था उसको एकट के रूप में हम लोगों ने अलग से रजिस्टर्ड करवाया। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो जैसा आमतौर पर परिवारों में होता है, कई बार परिवारों में बच्चों के बीच में एक वो चलता है, इसको हम संघर्ष कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, आगे बढ़ने की होड़ कह सकते हैं। तो उस होड़ के बीच में तिलोनिया को ये लगा कि शायद मैं उनके अनुशासन से बाहर निकल रहा हूँ, या ये कंपटीशन की भावना आ गई है, कंपटीशन लग गया। हाँ, तो फिर मुझे तिलोनिया में ये कहा गया कि नहीं, आप एकट है ना, वो किशनगढ़ जिले से, अजमेर जिले से बाहर काम करें। तो उस समय अजमेर जिले से लगा हुआ नागौर जिला था। तो मैं और मेरी पत्नी दोनों हम अजमेर जिला छोड़ करके एकट के बैनर पर नागौर जिले में काम करने के लिए। नागौर में काफी अच्छा काम कर लिया आपने। हाँ, नागौर में प्रारंभिक 10 वर्ष तो बहुत ही शानदार थे हमारे, इसमें कोई शक नहीं है। 2012 तक वहाँ पर एकट का काम बहुत अच्छा रहा। लेकिन बाद में हम लोगों ने, मेरा खुद व्यक्तिगत विचार ये था कि भाई कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता जो किसी भी परिवेश में दूसरे में जा रहा है, उसको कैटलिस्ट की भूमिका अदा करनी चाहिए। वो वहाँ के जो स्थानीय नौजवान हैं उनमें वो सोच और विचार विकसित करे जो वो खुद करना चाहता है। तो हम लोगों ने कोकनवाली गांव, जहाँ नागौर में हम काम करते हैं, वहाँ हम नौजवानों की एक ऐसी टीम के साथ हम जुड़ गए कि जो कुछ विकास में खुद बहुत सक्रिय होकर क्या काम था आपका नागौर में? पर ट्रेनिंग का भी काम था, स्कूल भी हम लोगों ने खोले, शिक्षा का। उस समय जब हम लोग गए थे तब कुचामन पंचायत समिति में बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत
कम थी, बाल सिक्योरिटी कम की लड़कियों की जी। शिक्षा आपके जीवन में जैसे कहते हैं आर्थिक बदलाव कहाँ से शुरू हुआ कि आपको लगा कि अब आवक शुरू हो गई, मुझे कुछ नया करना चाहिए? क्योंकि जब अर्थ होता है तो लोगों को दिमाग में दौड़ता है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ से देखिए, हुआ? आर्थिक कारणों से कुछ नया मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। हाँ। क्योंकि जिस समय हम लोगों ने तिलोनिया छोड़ा और एकट बनाया था, उस समय 850 रुपये मासिक वेतन मुझे मिलता था तिलोनिया से, और मेरी पत्नी को लगभग 400-500 रुपये महीने वेतन मिलता था। तो 1200 रुपये 1988 में कोई बहुत बड़ी राशि नहीं थी जिससे हम ये कहें कि आर्थिक बदलाव की दिशा में हो। लेकिन हाँ, तिलोनिया छोड़ने के बाद में मेरा जंप ज्यादा हुआ। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि युवाओं को रिस्क उठानी पड़ेगी काम का। हाँ, बिल्कुल रिस्क उठानी पड़ेगी। आपने रिस्क उठाई? क्योंकि तिलोनिया जिस दिन मैंने छोड़ा उसके दूसरे दिन ही मुझे शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट में एज ए कंसल्टेंट का जॉब मिला। किसने लगाया? उस समय एक संधान करके संस्था हुआ करती थी, जो शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट में मैं 1984 से सक्रिय हो गया था। तो मेरा काफी अनुभव था, मैं ट्रेनिंग वगैरह देने का था। तो जैसे ही उनको पता लगा कि तिलोनिया मैंने छोड़ दिया है, तो वहां से आपका एक तरीके बदलाव। हाँ, तो मुझे 1500 रुपये महीने पे मुझे तिलोनिया में, तो संधान में 800 रुपए से सीधा 1500 रुपए, और उसमें भी मेरी शर्त ये थी कि मैं 15 दिन ही संधान में काम करूंगा एज ए कंसल्टेंट। आपका बदलाव 15 दिन है ना, मैं एकट में दूंगा। एकट में? हाँ, तो एकट में उस समय एकट की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत, आप अकेले संभाल रहे थे उस समय? हाँ, इतनी मजबूत नहीं थी, तो इसलिए मैं 1500 रुपये में 15 दिन उनको देता, बाकी समय में एकट को देता। अच्छा, एकट में कहाँ से आर्थिक शुरुआत हुई इसकी, जब आपको लगा कि एकट को आप समाज में डेवलप करना चाहिए? देखिए, एकट की शुरुआत तो मैंने आपसे कहा कि वो एक प्रक्रिया को तहत हुई थी, लेकिन हमें शिक्षाकर्मी के काफी प्रोजेक्ट मिल गए थे उस समय। और एक डच फंडिंग एजेंसी है हीवोस, जो ह्यूमनिस्टिक फंडिंग, जो मानवीय मूल्यों पर काम करती है। तो हीवोस ने हमको 10 साल के लिए एक फंड दिया जिसको कोर प्रोजेक्ट कहते हैं। उसमें कंस्ट्रक्शन का भी कुछ पैसा था, एक टीम के लिए सपोर्ट था, और कुछ एक्टिविटीज थी। तो इस तरह का एक प्रोजेक्ट हमको हीवोस ने दिया था, जिससे एकट को काफी मदद मिली। तो वहां से आप एस्टेब्लिश्ड हो गए? हाँ, वहां से मैं कह सकता हूँ शिक्षाकर्मी प्रोजेक्ट और हीवोस, एक राष्ट्रीय प्रोजेक्ट और एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट, 2 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिन्होंने एकट को जमीनी आधार प्रदान, जमीनी आधार दिया। उसके बाद फिर आप लगातार निरंतर बढ़ते गए? हाँ, निश्चित रूप से उसके बाद बढ़ते गए, लेकिन हमने धीरे धीरे करके कुचामन में, जो कुकनवाली में, अपने काम को कम किया। और 95 के आसपास हम लोगों ने करौली में अपने काम को थोड़ा सा। करौली की तरफ वापसी कैसे हुई? अब उसको आप ये भी मान सकते हैं कि हर आदमी की एक इच्छा होती है कि वो अपनी वतन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करे, है ना। तो यही एक कारण था कि जब हमें एक नया फंडिंग प्रोजेक्ट मिल रहा था, 10 साल के लिए कोई कमिटमेंट कर रहा था पैसा देने के लिए, तो उसके लिए हमने करौली को चुना। देखिए, मुझे कुछ जानकारी आपके बारे में मिली, आप वामपंथी हैं विचारधारा? बिल्कुल। इसमें कुछ आप एक बार चुनाव भी लड़े, आपकी पत्नी भी कहीं अजमेर से वगैरह, मुझे किसी ने बताया था। हाँ, मेरी पत्नी ने कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा था, पंचायत समिति डायरेक्टर का, अजमेर के जिले से, रूपनगढ़ से पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था, और वो 3 वोटों से पराजित भी हुई। 3 वोटों से? तो ये नागौर से एकदम अजमेर, ये कैसे मतलब समझ? नहीं, अजमेर तो मेरा पुराना कार्यक्षेत्र था। भाई, जो कोटड़ी एरिया था, वो रूपनगढ़ और कोटड़ी एरिया तो एक ही था, तो वो पुराना कार्यक्षेत्र था। और उस समय पंचायत राज में 73 अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान, और जिसमें महिलाओं की भागीदारी को राजीव गांधी ने बढ़ाया ना। तो पहले चुनाव थे वो, तो हम भी चाहते थे कुछ सक्रिय महिलाएं है ना उस चुनाव में भागीदारी करें, जिससे कि एक महिलाओं को एक नया दिशा मिले। आज भी जो जहां सक्रिय महिलाएं काम कर रही हैं, उन्होंने कुछ पंचायतों में अच्छा काम किया है, लेकिन 90% 80% महिलाएं डमी के रूप में ही काम करती हैं। महिलाओं के नाम पे पुरुष राजनीति करते हैं, है ना। तो हम चाह रहे थे कि यदि कुछ ऐसा हो, तो उस समय तिलोनिया ने भी चुनाव लड़ा था, तिलोनिया ने भी काफी महिलाओं को आगे बढ़ाया था, चुनाव लड़ते। लेकिन तिलोनिया के विचार में और मेरे विचार में अंतर था। तिलोनिया ने अपने बैनर पे चुनाव लड़े थे, हमने स्थापित राजनीतिक पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़े थे। तो कमला जी ने, आप करौली के निवासी, अजमेर में कुछ नहीं, फिर 3 वोटों से चुनाव हारे, कैसा दुख होगा बाद में? फिर दुख और सुख की
तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ। क्योंकि कोई यानी किसी ऐसा कोई सुख प्राप्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा गया था। हाँ। चुनाव तो इसलिए लड़ा गया था कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ रही है, पंचायत राज में बढ़ रही है, तो वहां कुछ जाकर के कुछ किया जाए। तो उस समय हमने बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं किया था, करीब 30,000 रुपये हमारे टोटल उस चुनाव में खर्च हुए थे, और वो भी ज्यादातर हमारे मित्रों ने हमको दे दिया था। तो हमारे पास हमारी जेब से कुछ नहीं गया उस चुनाव में। हम अपने एक मित्र के घर में रहे थे रूपनगढ़ में, उसने हमारा सब रहने का और खाने पीने का खर्चा उठाया था। तो ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए कोई प्रसन्नता हो, कोई जीतने में बहुत प्रसन्नता हो या हारने में बहुत गम हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ। चुनाव भी लड़ लिए आप? हाँ, चुनाव लड़ने नहीं, मैंने अजमेर जिले में कोऑपरेटिव में बहुत काम किया। हाँ। सहकारिता आंदोलन में मैंने बहुत काम किया, ट्रेड यूनियन में भी मैंने बहुत काम किया। सहकारिता में मैं किशनगढ़ मार्केटिंग सोसाइटी का डायरेक्टर रहा 10 साल तक। ग्राम सभा सहकारी समिति कोटड़ी का मैं चेयरमैन रहा। अच्छा, आपके जीवन में ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने आपका सहयोग किया और बदला, जैसे आप कहते हैं उस व्यक्ति का सहयोग है कि मैं आज इस जगह पे हूँ? तिलोनिया के जो डायरेक्टर है बंकर रॉय, उनकी पत्नी अरुणा रॉय, वो दोनों ही बहुत खुले विचारों के लोग हैं। उन्होंने राजस्थान में वॉलंटियरिज्म को बहुत डेवलप किया है। तो पहला सहयोग तो उन्हीं का है, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास किया, और जो कोई बहुत ज्यादा मेरी ऐसा शैक्षणिक योग्यता भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उतने बड़े पद तक मुझे पहुंचाया। तो पहला योगदान तो उन्हीं का है। घर परिवार करौली समाज, देखिए मेरे कैरियर के हिसाब से तो मेरी पत्नी का ही सहयोग मानूंगा मैं। हाँ, क्योंकि उसने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया, और मैं जहां भी गया वो मेरे साथ रही, और जो मेरा सोच था उस सोच को लागू करने में उन्होंने भी अपनी भूमिका अदा की। आज निश्चित रूप से अजमेर में मैं ज्यादा पॉपुलर हूँ। अजमेर में आज भी 30 साल का करीब मुझे छोड़े हुए हो गए अजमेर में, लेकिन मैं अजमेर में आज भी जाऊं तो मुझे लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं नागौर की जहां बात करूं तो मेरी पत्नी को लोग ज्यादा जानते हैं। हाँ, कमला जी को बहुत ज्यादा लोग जानते हैं बजाय मेरे, क्योंकि मैंने अपने आप को वहां कमला जी को ज्यादा आगे किया, मैं पीछे रहा ज्यादातर। तो मैं दूसरे कामों में बहुत सक्रिय हो गया था, मैं संधान में सक्रिय हो गया था, मैं राजस्थान वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन में सक्रिय हो गया था, मैं वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन इंडिया की राजनीति उसमें सक्रिय हो गया था, मैं राष्ट्रीय स्तर पर उसका ट्रेजरर रहा, है ना। तो इस तरह के मैंने दूसरे काम छोड़े। उस समय मुझे ज्यादा थोड़ा एक्सपोजर की जरूरत थी राष्ट्रीय स्तर पर, तो मुझे एक राष्ट्रीय संगठन के साथ भी जुड़ना पड़ा, उसमें भी मैं गया। लेकिन कमला जी स्थानीय स्तर पर ही अपने काम को केंद्रित करे रही। तो लेकिन ये नहीं कह सकते, कमला जी को भी काफी राष्ट्रीय स्तर पर आपको सम्मान मिले। किसी न किसी के सहयोग से आप बढ़े हैं, आपने जैसे नाम बताए, आप वो नहीं भी कुछ लोगों को सहयोग किया होगा, वो भी आज बड़े होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े हैं। लेकिन मेरे साथ जो डेवलप हुए वो लोग बीपीएल के लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े, जिनको मैंने सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, और जो आज काफी बड़ी आर्थिक, मुझसे कहीं ज्यादा बड़ी आर्थिक ताकत है। जैसे कोटड़ी गांव के जो गोपाल जी दरोगा हैं, जिनको कि मैंने अपने यहाँ ऊंट पर हाड़ी के रूप में रखा था। उनके फादर का बहुत छोटी उम्र में देहांत हो गया था। एक विडो महिला के बड़े बड़े बच्चे थे, उनके साथ 3-4 भाई बहनों की वो थी। उनको मैंने ऊंट हाड़ी के रूप में, ऊंट पर हाड़ी के रूप में रखा। बाद में फिर मैंने उनको बैंक से बीपीएल में चयनित करवाया, भेड़ों की एक यूनिट दिलवाई, फिर बाद में ट्रैक्टर दिलवाया। आज की तारीख में वो गैंगसाज के मालिक हैं, मार्बल के गैंगसाज हैं, बहुत सारे। ये ऐसे मैं गिनाऊं तो मुझे लगता है 20, 25, 30 उदाहरण होंगे। ऐसे लोग बहुत सारे मेरे हैं जिनको मेरे साथ मिलकर के डेवलप हुए, आज राजकीय सेवाओं में काफी उच्च पदों पर हैं। ऐसा कहा जाता है सत्येंद्र चतुर्वेदी जिद्दी होने के साथ ही बदले की भावना या टारगेट आधारित काम करते हैं, चाहे रेल विकास समिति को लेकर सांसद मनोज राजौरिया हो या कोई अन्य कारण। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये बात निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है, क्योंकि बदले की भावना मेरे साथ कभी रही नहीं, है ना। मैंने रेल के लिए भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम किया, और आज भी मैं मनोज राजौरिया का विरोधी नहीं हूं। आज भी यदि मैं विरोधी हूं
उनके उस कार्य का जो उन्होंने करौली धौलपुर क्षेत्र के नागरिकों ने उन पर विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने करौली रेल के कार्य को रुकवा करके नागरिकों के साथ विश्वासघात किया। राजनीति में आप जिस विश्वास के साथ जनता के से आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम वो विश्वास तो कायम रहना चाहिए। तो मेरा विरोध उनसे था। बाकी और कोई ऐसे उदाहरण नहीं है जिसमें मैंने कहीं कोई टारगेट आधारित काम किया। हाँ, रही बात यहाँ तक आपने टारगेट आधारित कामों की कही थी, तो जीवन में यदि टारगेट हमारे पास नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ें? तो टारगेट तो हमें तय करने पड़ेंगे। जैसे अभी ऑक्सीजन प्लांट का उदाहरण ले लें। सदन जी, कोई ऑक्सीजन प्लांट का उदाहरण आपने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, तो करौली में जब हमारे मित्रों की कुछ मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से हुई, तो उस समय हमने देखा कि कम से कम तीसरी लहर में किसी की मौत ऑक्सीजन के कारण नहीं हो, इसलिए एक पूरी मुहिम बनाई। सदन जी, एक कोई ऐसा अनुभव जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, अनुभव तो बहुत सारे हैं। एक कोई बहुत बड़ा अनुभव। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं नौजवानों के लिए खास करके, कि आज का जो नौजवान है वो बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा प्राप्त करना चाहता है जी। बड़ा प्राप्त करने के लिए आपको समय भी बढ़ा देना पड़ेगा। समय बढ़ा देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं करें कि छोटे समय से आप बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके लिए यदि आप, तो फिर इसके लिए क्या वो शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट अपनाने पर वो उसके चरित्र का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। तो ये जरूर है कि अब हम लोगों ने, आज भी मेरा ये दावा है कि जिनके साथ मैंने काम किया उनमें से कोई मेरे चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता। सदन जी, एक आपने शून्य से अपना काम किया, सफर शुरू किया। आपके 2 बेटी 1 बेटा है, लेकिन आपके बेटे का जो परिवार है वो सफल नहीं हो पाया। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मेरे बेटे के साथ में और मेरी बहू के साथ में जो कुछ हो रहा है वो पीड़ादायक है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं होती। मेरे हाथ में जो कुछ है उसमें मैं निर्णय कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है उसमें मैं समय का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मुझे समय का ही इंतजार करना पड़ेगा। मुझे पीड़ा है निश्चित रूप से, उसका जो वैवाहिक जीवन जिस तरह के समय में चल रहा है उससे मुझे पीड़ा है। मुझे ये भी पीड़ा है इस बात की कि एक लड़का और एक लड़की दोनों का जीवन इससे तकलीफदायक हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से लड़की के पिता को भी इस दिशा में सोचना चाहिए। विवाह व्यापार नहीं है जिसको किसी लेन देन के साथ खत्म किया जाए। विवाह आपसी सामंजस्य है, एक दूसरे के लिए सम्मान है। जब तक वो सम्मान और सामंजस्य नहीं होगा, विवाह लंबे समय नहीं टिक सकता है, नहीं चल सकता। देखिए, आपकी पूरा हमने इंटरव्यू लिया, आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर पारिवारिक सामाजिक सब चीज़ में चर्चा की कि आप वाकई शून्य से उठे यहाँ चले। लेकिन अब जो समाज में हो रहा है, आपके बेटे के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ सब हो रहा है, ये बदलाव आखिरकार सुधार कैसे होगा इन चीज़ों का? क्योंकि बहुत से लोग इससे भी पीड़ित हैं। देखिए साहब, यदि चीजें पैसे पर केंद्रित होती गई तो निश्चित रूप से हमारा समाज पतन की तरफ जाएगा। यदि हमें समाज में बदलाव करना है तो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को और हमारे धार्मिक मूल्यों को निश्चित रूप से हमें बढ़ा देना पड़ेगा। समाज बिना संस्कृति और धर्म के वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाना पड़ेगा। परिवार के लिए कहीं ना कहीं त्याग की भावना होनी चाहिए। मतलब सत्येंद्र चतुर्वेदी अगर बनना है तो कमला जी भी साथ में होनी चाहिए। निश्चित रूप से होनी चाहिए। नहीं, सत्येंद्र चतुर्वेदी बनना है तो कमला जी को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना सत्येंद्र चतुर्वेदी खुद अपना सम्मान चाहते हैं। हाँ। लेकिन यदि कमला जी अपना ही अपना सम्मान ढूंढते रहे, हाँ, और वो सत्येंद्र चतुर्वेदी को सूर्य मानने लग जाएं, तब भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सत्येंद्र चतुर्वेदी की भूमिका भी कमला जी के साथ है। हाँ। और कमला जी की का आगे बढ़ना वो सत्येंद्र चतुर्वेदी के साथ है। परिवार बराबर चलने वाली चीज है,
उसमें कहीं ना कहीं सम्मान, एक दूसरे को सम्मान दिए बिना परवाह नहीं, बल्कि पति पत्नी को सम्मान नहीं, हमारा समाज तो ये कहता है कि हम अपने रिश्तेदारों को भी सम्मान दें। और हमारी माँ ने तो हमें बचपन से यही सब सिखाया है कि हम सम्मान दें, बड़ों को सम्मान दें, और हम तो आज भी अपने बड़ों को सम्मान देंगे। लेकिन ये दुख आपके लिए बना रहेगा। दुख तो है, निश्चित रूप से दुख है, इसमें तो क्या सके। ये थे कोई भी माँ बाप खुशी नहीं होंगे कि उसका बाप का या माँ बेटे का परिवार नहीं चलेगा, तो इसमें क्या बात है। ये थे सत्येंद्र चतुर्वेदी, विभिन्न मुद्दों से बातचीत की। आप मेरे साथ जुड़े सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।